प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था कि दे आर वेरी टाइनी। उनको हम खुली आंखों से जल्दी नहीं देख सकते, हमको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है। उसके अलावा हमने देखा था कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनका शेप साइज ये अलग अलग रहता है और उसी से इनका फंक्शन भी डिफाइन होता है। आज हम लोग देखेंगे कि ये हम इनसे कनेक्टेड कैसे हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में ये माइक्रोब्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। तो हमको ये देखना है, आज हम देखेंगे कि हाउ वी आर कनेक्टेड टू दीज माइक्रोब्स। तो सबसे पहले ये देखिए लिखा हुआ है, टोमेटो का एग्जाम्पल दिया है। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, देखिए। हैव यू एवर सीन ए लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम rot after being left outside for some time? This happens because they have been infected by microbes. This happens because microorganisms can be found everywhere, be it in water, soil, air और even in some food items. अब यहाँ पर यही बात बता रहा है कि जो भी खाने की चीजें हैं उनको यदि हम बाहर खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद, मान लीजिए 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन खुला छोड़ देंगे वैसे ही, तो कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। उसके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ कुछ ग्रोथ होने लगता है। ये क्यों होता है? तो इसका जवाब है कि ऐसा माइक्रोब्स के कारण होता है। माइक्रोब्स इसलिए कि हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में हर जगह माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनाइज्म दे आर प्रेजेंट। हमारे चारों तरफ माइक्रोब्स प्रेजेंट है। उनमें से कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर, चाहे पानी में देखा जाए, सॉयल मिट्टी की बात करें, एयर हवा की बात करें, या जो हम खाना खाते हैं उसकी बात करें, हर जगह माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आगे लिखा हुआ है, you would have observed microorganisms of different shapes. माइक्रो ऑर्गेनिम्स का अलग अलग शेप होता है, स्फेरिकल होगा, रॉड शेप्ड होगा या इरेगुलर शेप भी रहता है। ठीक है, आगे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक बार पढ़ लिया जाए। टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट halfway with garden soil. Add some fruit and vegetable peels to the container. Thereafter, put a layer of soil on it and leave it aside. After 2-3 weeks, observe the changes that have taken place. Do you observe any difference in the content of the container? अब यहाँ पर कह रहा है कि एक कंटेनर लीजिए, उसमें बागीचे से मिट्टी ले आकर डाल दीजिए। उसमें क्या करना है, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल के जो कटे हुए हिस्से होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग आम ही खा रहे हैं, आम खाने के बाद उसके छिलके को फेंक देते हैं। सब्जी काट रहे हैं तो जो उसका वो हिस्सा जो खाने वाला नहीं है उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो उसको क्या करना है, इसी में फेंकना है, उसको इसी में डालना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, माने ये जो छिलके हैं फलों के या सब्जियों के, इनको हम इसमें डाल देते हैं। सूखी पत्तियां हैं उनको डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर फिर से मिट्टी का लेयर डाल देते हैं। 2-3 सप्ताह के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। उसके बाद उसको वापस मिट्टी हटा के देखना है कि क्या डिफरेंस मिल रहा है अपने को।
तो जो डिफरेंस है देखिए, यू में फाइंड दैट पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैव टर्न इनटू डार्क कलर, लगभग ब्लैक या डार्क ग्रे कलर का हो जाता है, उसका कलर जो है वो चेंज कर जाता है। ठीक है, इसी को मैन्योर कहा जाता है। ये बहुत ही रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, और अगर इसको हम सॉइल में डालते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को ये बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर हमको एक मेथड बता दिया कि आप मैन्योर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमको एक मेथड बताया कि आप मैन्योर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये मतलब मैन्योर जो है ये बना कैसे, आखिर वो क्या चीज़ था सॉइल में, क्या ऐसा है कि वो वेजिटेबल पील्स और फ्रूट पील्स को वो मैन्योर में कन्वर्ट किया। तो इसका जवाब है कि सॉइल में फंजाई एंड बैक्टीरिया ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये दे एक्ट ऑन द प्लांट wastage and slowly break them into simpler nutrient rich manure। ये क्या करते हैं कि प्लांट वेस्टेज है उन पर दे एक्ट ऑन इट, वो उसको कन्वर्ट करते हैं धीरे धीरे मैन्योर में। ठीक है, यही लिखा हुआ है, सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया act on the plant waste and slowly break it down into simpler nutrient rich manure। तो यहाँ पर हमको मैन्योर बनाने सिखाया है, और उस मैन्योर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, फिर से प्लांट के ग्रोथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, गार्डन में डाल सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, इफ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट सी डिकेइंग प्लांट्स। हमारे चारों तरफ जो ऐसे पौधे हैं जो सड़ रहे हैं, या जो पत्तियां हैं जो पेड़ से गिर गई हैं, उनको कलेक्ट करके एक कंटेनर में डाल देना है, और उसके बाद देखना है कि कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं एक तरह से। दिस इज बिकॉज microorganisms break down the complex substances of the fallen leaves into simpler substances that are rich in nutrients, and this process is called decomposition। इसमें यही बात कर रहा है कि आखिर में ये जो चीजें हैं ये गायब क्यों हो जाती हैं। ये जो भी डिकेइंग पार्ट्स हैं प्लांट के या लीव्स के, इनको हमने स्टोर किया है कंटेनर में, वो फिर वहां से धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। वैसा क्यों होता है, क्योंकि वो डिके कर रहे होते हैं, माइक्रोब्स अपना एक्शन दिखाते हैं उस पर। ठीक है, और उनको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इससे हमको क्या मिलता है, डिकम्पोजिशन से जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है वो सिंपलर सब्सटेंसेज में उनका ब्रेक डाउन होता है, और वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो वापस से सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ जो है वो बहुत बेटर से हो सकता है। These nutrients go back to the soil and help plants grow better। Manure formation occurs at optimal temperature and appropriate moisture level। मतलब ऐसा नहीं कि मैन्योर बनाने के लिए हम कोई भी समय मैन्योर बना सकते हैं या किसी भी सॉइल में बना सकते हैं। हमको ध्यान देना होगा कि वो जो सॉइल जहाँ हम मैन्योर बना रहे हैं वहाँ टेम्परेचर चेंज होने से भी मैन्योर फॉर्मेशन अफेक्ट होता है। कुछ ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए, और उस सॉइल का कुछ मॉइस्चर लेवल होना चाहिए। ठीक है ना, वही चीज यहाँ लिखा है। मतलब मैन्योर फॉर्मेशन को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स कौन से हैं, एक है ऑप्टिमल टेम्परेचर और दूसरा है मॉइस्चर लेवल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एज फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एज फूड।
इनको हम खाने में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी दिया है, इसको एक बार देखा जाए। टेक टू बाउल्स ए एंड बी। दो बाउल ले लिए, एक ए है दूसरा बी है। दोनों में 200 ग्राम आटा ले ली, या आपको आटा लेना है तो आटा दोनों में ले लीजिए 200 ग्राम 200 ग्राम, या अगर मैदा लेना है तो दोनों में मैदा 200 ग्राम ले लीजिए। ठीक है। थोड़ा सा चीनी दोनों में डाल देना है। एक ए पिंच ऑफ शुगर, मैंने एक चम्मच से थोड़ा कम या एक चुटकी चीनी डाल देना दोनों में। ठीक है। उसके बाद इन बाउल ए एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। बाउल ए है उसमें हमको क्या डालना है, ईस्ट पाउडर डालना है, और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बाउल बी में हमने ईस्ट नहीं डाला हुआ है, बाउल ए में ईस्ट डाला है। ठीक है। उसके बाद लिख रहा है कि वी हैव टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द टू बाउल्स। अब इसका सॉफ्ट डो बनाएंगे। ठीक है। आटे को ऐसे पानी डालकर सानेंगे इस तरह से, इसको कड़ा करेंगे। उसको डैम्प क्लॉथ से कवर करेंगे और उसको वार्म प्लेस पर रखेंगे। 4-5 घंटे बाद हमको जो है देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है। तो बाउल ए में जिसमें ईस्ट डाला गया था वो थोड़ा सा फूल जाएगा, थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। ठीक है। बाउल बी वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ लिखा हुआ है। आफ्टर सम टाइम you may notice that the dough in bowl A, where yeast was added, has risen slightly, become fluffy, and has a smell. उसके अंदर कुछ स्मेल भी आ जाता है। मतलब 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ बाउल ए में मिल रहा है। थोड़ा सा वो फूल गया, थोड़ा सा लगेगा कि पहले जितना लिए थे उससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा स्पेस कवर किया। दूसरा, थोड़ा फ्लफी हो गया और उसके अंदर एक स्मेल आ गया है। तो ये चीजें जो है बाउल ए में ही है, बाउल बी में ये चीज नहीं है। इसका मतलब हम दोनों में अलग, बाउल ए में अलग क्या चीज डाले, ईस्ट डाले हैं। ईस्ट के चलते ही ये सब हुआ है। तो आखिर ईस्ट क्या है, आखिर ईस्ट के डालने से ऐसा क्यों हो गया। तो देखिए लिखा है ईस्ट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। ईस्ट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनाइज्म है। ये फंजाई को बिलोंग करता है। ये वार्म कंडीशन में जो है अच्छे से ग्रो करता है। तो ऊपर हमने लिखा था ना, देखिए लिखा हुआ है ऊपर में, क्या लिखा था, कीप इट इन वार्म प्लेस। इसको हल्का गर्म जगह पर रखना है। तो यहाँ लिखा है ना, ईस्ट ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस। वार्म कंडीशंस में ईस्ट का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। लाइक अदर ऑर्गेनाइज्म्स, yeast also respire and breaks down the food to release energy for their growth and carrying out life processes. बाकी ऑर्गेनाइज्म की तरह ईस्ट में भी रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, और फूड का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है। यहाँ लिखा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ईस्ट के रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बबल बन जाता है उसके अंदर। लिखा है ना कि फ्लफी हो जाता है, ऊपर लिखा है ना। उसका रीजन क्या है कि रेस्पिरेशन के द्वारा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस इज रिलीज। अब कोई भी गैस जो रिलीज हो रही है वो स्केप करना चाहेगी, स्केप करेगी तो बबल बनेगा, बबल फूटेगा। ठीक है, फ्लफी होगा। ठीक है। इसमें लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज which forms the bubbles that make the dough soft and fluffy। तो सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाता है इसके कारण। Yeast also produce a small amount of alcohol during the process। इस प्रोसेस में ईस्ट जो है थोड़ा सा अल्कोहल भी प्रोड्यूस कर रहा है।
और अल्कोहल के प्रोड्यूस होने से क्या होता है, हमको एक अलग टाइप का स्मेल आ जाता है उसमें, ठीक है। ऊपर जो हमको ऑब्जर्वेशन मिला था कि स्मेल भी आ गया है उसमें, वो स्मेल क्यों आया, क्योंकि वहाँ अल्कोहल का भी प्रोडक्शन हो गया ईस्ट के द्वारा, ईस्ट के इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है। अब इसका इस प्रोसेस का यूज कहाँ किया जाता है, लिखा है दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज यूज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स केक्स। ब्रेड्स और केक जो बनाया जाता है ना बेकरी में, वहाँ इसका यूज किया जाता है। और ब्रेड और केक तो आप देखे ही हैं, ठीक है, तो अलग से कुछ उसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बस यही ध्यान देना है कि हमको जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा था ऊपर में, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, द डो राइजन slightly become fluffy and different smell। इसका रीजन क्या है, रेस्पिरेशन। इसका रीजन क्या है, रेस्पिरेशन। In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus help in fermentation of batter for making idli and dosa and dough for making bhatura। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस का भी रोल यहाँ पर बताया गया है इडली डोसा बनाने में या फिर भटूरा का केस, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी दिया है, इसको देखिए। टेक 2 ग्लास स्मॉल ग्लास बाउल्स ए एंड बी। दो छोटे छोटे बाउल ले लो, ग्लास के बाउल लो, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, दिखेंगे। Pour lukewarm milk in bowl A and cold milk in bowl B. Now add a small spoonful of curd to each bowl and mix well using a spoon. Cover both bowls. Keep bowl A in warm place and bowl B in cool place, like a refrigerator, for a few hours or overnight. Observe the changes in the glass bowls. Write your predictions and observations in the table 2.4। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि छोटे छोटे बाउल ले लेना है। एक बाउल ए में हल्का गर्म, बहुत ही हल्का गर्म करके दूध ले लेना है, मिल्क ले लेना है। बाउल बी में कोल्ड मिल्क लेना है, ठीक है। दोनों में एक एक चम्मच दही डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोनों को कवर कर देना है। बाउल ए को वार्म प्लेस में रखना है, हल्का गर्म जगह पर। बाउल बी को फ्रिज रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, ठीक है। उसको रात भर के लिए छोड़ देना है। अब इसके बाद कह रहा है कि अगली सुबह देखना है कि दोनों में क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है अपने को। ये काम तो आप घर पे भी कर सकते हैं, करके देखिए। You will observe that in bowl A, milk has turned into curd after few hours and has become little sour. Whereas in bowl B, the milk has not curdled, but it might be a little sour। कह रहा है कि बाउल ए में दूध जो था वो दही में बदल गया। मतलब यहाँ पर हमको क्या है, किसी को अगर दही जमाने नहीं आता तो उसको ये प्रोसेस बताया जा रहा है कि आप दही कैसे जमा सकते हैं। बाउल ए में जो दूध है वो दही में बदल गया और हल्का सा खट्टा भी हो गया। बाउल बी जो है उसमें दूध दही में तो नहीं बदला, लेकिन फिर भी वो हल्का सा खट्टा है। अब इसका रीजन क्या है, बाउल ए में मिल्क जो है कर्ड में क्यों बदल गया। यहीं पर रोल आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। दूध में जो है लैक्टोबैसिलस के एक्शन से कर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। द कर्ड कंटेन्स several type of bacteria. One of them is lactobacillus. This bacterium feeds on the sugar in the milk, lactose, multiplies and ferments the milk to form curd। अब हमने क्या किया, दूध में एक चम्मच जो दही डाला था, उस दही में क्या था, लैक्टोबैसिलस था, बैक्टीरिया था। वो बैक्टीरिया क्या किया, मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर, मिल्क शुगर बोलते हैं, लैक्टोज होता है, उसको तोड़ना शुरू किया। ठीक है, अब इसका ग्रोथ भी हो रहा है साथ साथ में, ठीक है। तो मिल्क का फर्मेंटेशन होता है यहाँ पर और कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
मतलब लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंस से मिल्क का फर्मेंटेशन हुआ और कर्ड का फॉर्मेशन हुआ। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, जैसे पिछले केस में हमने देखा था कि ईस्ट जो है वो अल्कोहल बना रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ अल्कोहल नहीं बना रहा है, ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, एसिड का क्या होता है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, इसीलिए क्या हो जाएगा, हल्का खट्टा हो जाएगा। These bacteria grow well in warm conditions, हल्के गर्म वातावरण में ही ये बैक्टीरिया का अच्छा ग्रोथ होता है। इसीलिए कभी भी दही जमाना है तो उसको वार्म प्लेस में रखना है तो अच्छे से दही जमेगा। ठीक है, आगे जो है सम बैक्टीरिया सच एज, अब राइजोबियम की बात बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। राइजोबियम जो है ये रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स, लेगुमिनस प्लांट मतलब जैसे गार्डन पी हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है, चना वगैरह, ये सब लेगुमिनस प्लांट्स में आते हैं। तो लिखा है सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम फॉर्म द swollen regions called nodules, जो रूट्स होता है इन प्लांट्स का, लिग्मिनस प्लांट्स का, उनमें थोड़ा थोड़ा फूल जाता है, swollen हो जाता है, उसको नोड्यूल्स बोलते हैं। उसी में ये रहते हैं, उनका ग्रोथ होता है। रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स सच एज बीन्स, peas and lentils have root nodules that contain rhizobium bacteria। मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स के एग्जांपल क्या क्या हैं, बीन्स, पीज एंड लेंटिल्स। राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है। नोड्यूल्स क्या होते हैं, दे आर swollen regions on the roots of leguminous plants। आगे लिखा है these bacteria trap nitrogen from the air and make it useful for the plants। This help plants grow better without chemical fertilizers। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है, लेकिन हमारे प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं, उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन कंपाउंड का मतलब कैसे मिलेगा, नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, तो उनको जड़ों के सहारे मिलता है। जड़ों में पाए जाते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया, जो हवा में जो नाइट्रोजन गैस है उसको ट्रैप करते हैं और उसको फिर प्लांट्स को एक्सेप्ट करने लायक बनाते हैं। इसीलिए हमको केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करने की कोई खास जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर नीचे एक चीज लिखा हुआ है कि दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप। मतलब अल्टरनेट करके, पहले कोई क्रॉप का ग्रोथ किया, फिर लेग्यूमिनस प्लांट इनमें से कोई ग्रो कर दिया, तो क्या होता है, जो लॉस होता है सॉइल को नाइट्रोजन का या इसके कंपाउंड का जो लॉस होता है वो फिर से मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए अल्टरनेट करके जो है ग्रोथ किया जाता है, ग्रो कराया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स को। ये सॉइल को हेल्दी रखता है, नाइट्रोजन से एनरिच करता है। आगे लिखा है माइक्रो एल्गी के बारे में बात कर रहा है। एल्गी क्या है, दे आर जस्ट लाइक प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखिए माइक्रो एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनाइज, माइक्रो एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनाइज, ये प्लांट के जैसे ही होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे लिव इन वाटर, सॉइल, एयर, इवन ऑन ट्रीज, ये पानी में भी पाए जाते हैं, सॉयल में भी, एयर में भी, और कभी कभी पेड़ों पर भी। ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड, इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट को यूज करके, जस्ट लाइक प्लांट्स। प्लांट एंड ट्रीज जैसे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वैसे ही ये माइक्रो एल्गी है, ये भी अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट यूज करके। ठीक है, ये इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। While doing this,
दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मौजूद रहते हैं। ये क्या करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट में भी, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी होता है, इनको खाने में भी यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिया है, स्पिरुलिना, क्लोरेला and diatoms are also used by humans as health supplements and medicines, इनको खाने में भी यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। माइक्रो एल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर, ये पानी को भी साफ रखने में मदद करते हैं, और बायोफ्यूल फ्यूल की तरह भी इनको यूज किया जाता है। लेकिन पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, और जितना भी मतलब पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इससे क्या है, ये माइक्रो एल्गी जो है इनके ग्रोथ को एडवर्स इफेक्ट मिला है, इनकी मात्रा कम होते जा रही है, ठीक है। पहले जितने अबंडेंट थे, अब उतने अबंडेंस इनका नहीं रह गया, तो इनको भी बचाने की जरूरत है। सबसे पहले तो पेड़ पौधे काटना बंद करना चाहिए। जितना ज्यादा प्लांटेशन होगा, जितना ज्यादा पेड़ पौधे होंगे हमारे इस अर्थ पर, उतना ही अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। आज कड़ी धूप होती है तो लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। दिन के समय में अगर मान लो आपको रोड के साइड में खड़ा रहना पड़े, तो हम लोग धूप में नहीं खड़े होते हैं, पेड़ के साइड में खड़े, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, छाँव मिले। अब मान लो यही पेड़ पौधा काट दिया जाए, तब तो धूप में ही खड़ा रहना पड़ेगा ना। देखिए आगे लिखा है, स्पिरुलिना जो कि एक माइक्रो एल्गा है, ये सुपर फूड की तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इट इज ए सोर्स ऑफ विटामिन B12, ये विटामिन B12 का भी सोर्स है। इट इज रिच इन प्रोटीन, इसमें बहुत कम फैट और शुगर रहता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, विटामिन B12 रहता है इसमें। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सुपर फूड की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज स्पिरुलिना, लिखना इट इज ए माइक्रो एल्गा। मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो लिखना है इट इज ए सुपर फूड। पूछेगा व्हाट विच विटामिन इज प्रेजेंट, मतलब ऐसे पूछे आपको, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन स्पिरुलिना, या ऐसे पूछे कि किस विटामिन का सोर्स है, तो क्या लिखेंगे, विटामिन B12। इसमें पूछेगा कि फैट और शुगर कितने मात्रा में रहता है, तो कहेंगे बहुत ही कम मात्रा में फैट और शुगर रहता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी खाने का मौका लगे तो खाइए इसको, हेल्थ बढ़ाइए आप लोग। आज के वीडियो में इतना ही।